जिला सदर नफीस अहमद साहब, सैफ कादरी साहब, अब्दुल खालिद साहब, अपना दल पार्टी के तमाम जिम्मेदारान व नेता, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जनसभा जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप तमाम की यहाँ पर आमद से, यहाँ पर आपकी मौजूदगी से ना सिर्फ हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपका जमा होना पीडीएम के तमाम मुखालिफिन को एक पैगाम मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला आपके बाद इस पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पूर्वांचल में एक नया सियासी इनकलाब का आगाज होने जा रहा है। और मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला पीडीएम एक नई तारीख को रकम करेगा। और पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उसमें उसके जरिए से पिछड़ा दलित और मुसलमानों को उनसे सामाजिक न्याय हो, उनसे इंसाफ हो, उनसे उनको उनका हक मिले। और तमाम बहुत से सियासी नेता हिस्सेदारी की बात करते हैं मगर हिस्सा नहीं देते हैं। चुनाव के वक्त तो सब बात करते हैं मगर चुनाव में वोट लेने के बाद वो सिर्फ अपने ही खास परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएम इस बात को आपके सामने साफ तौर पर रखना चाहता है कि अगर आप पहली तारीख के दिन यहां से पीडीएम के उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल साहब को अपना कीमती वोट देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि पिछला दलित और मुसलमानों को ना सिर्फ उनसे इंसाफ होगा बल्कि उनके लिए तरक्की की राहें बनाई जाएंगी। उनको वो मुकाम दिया जाएगा जो किसी सियासी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी कांग्रेस हो। हमारी कोशिश यही है कि पीडीएम के जरिए आप तमाम को आपका हक मिले। मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि आप पीडीएम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए और अपने वोट का इस्तेमाल भी करिए। ये पीडीएम सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं, हमारी पार्टी और पार्टी के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब के साहिबा के साथ रहेंगे और माताजी के हाथ को मजबूत करते रहेंगे। और मरहूम सोनेलाल पटेल साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ख्वाबों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो मेरी बहन पल्लवी पटेल उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को मैं आपको ये बात जरूरी समझता हूं कि अगर पल्लवी पटेल को सत्ता की जरूरत होती तो पल्लवी पटेल बीजेपी से जाकर सौदा कर लेती। पल्लवी पटेल को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी अख्तियार की। पल्लवी पटेल को अगर सीट की जरूरत होती तो समाजवादी पार्टी में रहती, मगर पल्लवी पटेल के सामने अपने बाप के सोनेलाल पटेल के उन ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है अपने कंधों पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ अपनी समाज के लिए बल्कि गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, जिसने पुलिस से कई मर्तबा अपने जिस्म पर लाठियां खाई, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी इस बहादुर बेटी की बहन का साथ दें और उन ख्वाबों को हम पूरा करें। और यकीन जानिए अगर वो ख्वाब पूरे होंगे, मुझे यकीन है कि वो ख्वाब पूरे होंगे, तो सिर्फ पल्लवी पटेल के इनफरादी ख्वाबों की ताबीर नहीं होगी बल्कि वो तमाम के तमाम गरीब और मजलूमों के ख्वाबों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये मिर्जापुर की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है
और आप देखते हैं कि यहाँ पर एक जमाने में बेहतरीन कालीन बनता था, मगर आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो मिर्जापुर में आकर कालीन की बात नहीं करते, मोदी आकर मिर्जापुर में ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए कि वो सरजमीन है जहां पर अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, जमीन और आसमान को बनाने वाले ने यहाँ के नौजवानों के उंगलियों में फन दिया है, जो अपना पसीना बहाते हैं और बेहतरीन कालीन बना सकते हैं। तो मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी आरएसएस को नौजवान के पसीने की और उनकी मेहनत की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ यही चाहती है कि नौजवानों के दिलों में, उनके जहनों में, उनकी सोच में, उनकी जिंदगियों में एक नफरत की जहर को घोल दिया जाए और वो सिर्फ मोदी की सभाओं में जाकर मोदी का नाम लेकर नारे लगाते रहे। पीडीएम आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आप यहां से हमारे उम्मीदवार को कामयाब करिए। दौलत सिंह पटेल साहब को कालीन की इंडस्ट्री के लिए हमारी बहन पल्लवी पटेल साहब और हम मिलकर उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडस्ट्री और मजबूत हो सके। एक जमाने में यहाँ पर पीतल की इंडस्ट्री होती थी, मगर मोदी मिर्जापुर को आकर वही पुरानी बात कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। मोदी जी, यहाँ पर पीतल की इंडस्ट्री के लिए आपने क्या किया? मगर मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी मिर्जापुर को आकर कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी, मिर्जापुर को आने के लिए यहाँ पर एक ही पुल है और वो भी पुल खराब हो जाता है। कभी मोदी जी आप गाड़ी में आइए मिर्जापुर को, जैसा हम गाड़ी में आए थे। आप आसमान से आते हैं, जमीन पर 2-10 कदम रखते हैं और आप फिर आसमान में उड़कर चले जाते हैं। आपको गरीब की तकलीफ का कैसे अंदाजा होगा? यहाँ पर आप जानते हैं कि मिर्जापुर में, चुनार में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी। समाजवादियों ने अपने चेलों को चंद पैसों में बेच दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग की नौकरी चले गई। मेरे भाई, आपके वोट को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बाणसागर का डैम है, मगर किसान को उससे फायदा नहीं है। यहाँ पर जितनी जिरात होती है, किसान जो जिरात करता है वो सिर्फ बारिश के पानी की वजह से उसकी जिरात होती है या खेती कर सकता है। क्यों नहीं सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया? यहाँ पर तो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं और उनके हस्बैंड भी मंत्री हैं, बाबा है यहाँ पर मुख्यमंत्री, और मोदी जो है प्रधानमंत्री है। अब आप बताइए 10 साल में क्या हुआ यहाँ पर मिर्जापुर में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुए। ये कहा है उन्होंने, ये कहा है उन्होंने कहा ये हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया में कोई लोग मोदी जी को चाहने वाले हैं तो दिल पर मत लीजिए, गुर्दे पर लीजिए। मोदी जी ने ये बात कही है, मोदी जी ने बात कही और मोदी जी ने यहां तक कह दिया कि ऊपर वाले ने उनको एक खास मकसद के तहत यहां पर भिजाया है। मोदी जी, खास मकसद आपका यही था क्या कि इसी गंगा में लाशें बह रही थी, कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे? क्या इस मकसद के लिए आपको प्रधानमंत्री देश के गरीबों ने बनाया था कि कोविड में आप नजर नहीं आए? कोविड में आप नजर ही नहीं आए, आप गायब हो गए। ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला। आपने चंद घंटों में पूरे भारत को ताला लगा दिया। आज मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में नहीं आऊंगा तो फुलाई जगह पर ताला लग जाएगा। मोदी जी, आप और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम और आप इस दुनिया से जाने को आए हैं और जाएंगे, मगर देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि मैं देश से बड़ा हूं, इसीलिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुजरा होगा। आप बताइए, 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है,
और कहता है कि मुजरा होगा। मोदी जी याद रखिए, अगर आप इस तरह महिलाओं का अपमान करेंगे तो हमारे मुंह में भी जबान है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब चीन डेप्सांग, डेमचाक और पोंगसोंगसू लेक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा करके बैठ गया, तो क्या आप ब्रेक डांस कर रहे थे चीन के साथ? मोदी जी जब ये गौ रक्षक गरीबों को रोक कर मारते थे, पीटते थे, तो क्या आप उनके साथ भांगड़ा नहीं कर रहे थे? जब धर्म संसद किए जाते और गालियां बकी जाती, महिलाओं को नफरत फैलाया जाता, तो मालूम हुआ कि मोदी जी उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे थे। तो मोदी जी आप इस तरह अगर बोलते रहेंगे तो देश देख रहा है। मोदी जी आखिर आपको हो क्या गया है? हम जानते हैं कि आप 75 साल के करीब हो रहे हैं, मगर आज आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री आकर मिर्जापुर में कहता है कि आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को शायद नहीं मालूम, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, देश के विभिन्न प्रदेशों में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, अंसारियों को मिलता है, काश्तकार को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मालिक दर्जी को मिलता है, इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवरी को मिलता है, मोची को मिलता है, मोइन को मिलता है, मंसूरी को मिलता है, मुस्लिम कायस को मिलता है। मोदी जी आप किसको लड़ाना चाह रहे हैं? आप देश में लड़ाना चाहते हैं। आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना चाहते हैं। मोदी जी ये मत करो। देश का यह अमन बहुत अहम चीज है। तुम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कितनी नफरत को आप पैदा करेंगे, कितनी नफरत आप घोल देंगे। क्या आपने नहीं कहा था मोदी जी कि कपड़े देखकर पहचानो? क्या आपने अपनी जबान से नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान आपने नहीं कहा था? इस चुनाव में मोदी कहती है कि हम घुसपैठी हैं भारत के मुसलमान। हम कहां के घुसपैठी है मोदी जी? और यहां पर मिर्जापुर में आकर नरेंद्र मोदी मंगल पांडे का और उनके साथियों का जिक्र करते हैं। यकीनन हम बहुत इज्जत करते हैं मंगल पांडे की। हम कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे, ना उसको रायगा जाने देंगे। मगर मोदी जी, पूर्वांचल की सरजमीन पर आपकी जबान से डॉक्टर मुख्तार अंसारी का नाम क्यों नहीं निकलता? डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुम्हारी जबान से मुख्तार अंसारी का नाम इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मुख्तार अंसारी का वो दादा था। मुख्तार अंसारी का नाम लेते मोदी जी तुम। अच्छा वो नहीं लिए तो चलो, मोदी जी आप कम से कम मिर्जापुर को आए तो नागा प्रसाद विश्वकर्मा का नाम ले लेते, जिसको महाराजा की फौज ने शहीद कर दिया था। मोदी जी को मालूम ही नहीं होगा नागा प्रसाद विश्वकर्मा कौन है। मोदी जी जब आप मिर्जापुर को आए तो कम से कम अब्दुल वाहिद का नाम तो ले लेते, जिसको अंग्रेजों ने सन 57 की जंग आजादी में शहीद कर दिया था। ये वो सरजमीन है जहां पर ऐसे बड़े बड़े जियाले पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जहां की गयूर माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुरों को पैदा किया, जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से देश को आजाद करवाया। मैं उन जियालों से और उन माओ से कह रहा हूं कि आज आपको पीडीएम का साथ देना है। मैं उन बहादुर नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि गुलामी मत करो, गुलामी मत करो, किसी से मत डरो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसको इज्जत से गुजारो, सीना तान कर अपनी जिंदगी गुजारो, अपने हक के लिए लड़ो। और आपके हक के लिए, आपके जायज मांगों के लिए पीडीएम को बनाया गया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज मिर्जापुर की उस सरजमीन में हूं जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद के बादशाह की खबर भी है और उसके बाजू में विद्यावासिनी देवी की मंदिर भी है। ये मोदी जी को नजर नहीं आता।
देखना नहीं चाहते इन चीजों को मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, इस भाईचारगी को बरकरार रखिए, मोहब्बत को और मजबूत करिए, नफरत का खात्मा करिए। और नफरत का खात्मा उस वक्त होगा जब आप पीडीएम का साथ देंगे, जब आप हमारे दौलत सिंह पटेल साहब को पहली तारीख के दिन लिफाफे के निशान पर वोट लगाकर उनको कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, क्या वो बीजेपी से नहीं आया? क्या वो बीजेपी से नहीं आया? आया नहीं आया? आप जानते हैं कि जब वो सांसद था बीजेपी का, जो आज समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसने CAA कानून के किसका साथ दिया, CAA कानून के लिए वोट दिया। क्या आप CAA कानून को मानते हैं? क्या आप CAA कानून को मानते हैं? और वही CAA कानून को भारत की पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह के 300 MPs के सामने उस कानून के बिल को अगर किसी ने फाड़ा तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। आज जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वो ट्रिपल तलाक के कानून में वोट दिया। क्या आप ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये अखिलेश यादव का, ये इनकी मोहब्बत है अल्पसंख्यक समाज से, कि जो बीजेपी से आ गया, इनके पास एक स्टैंप है, वो स्टैंप लगा देते हैं, सेक्युलर हो गया। बताइए, आपके पास भी तो वॉशिंग मशीन आ गई। क्या वो वॉशिंग मशीन आपको मोदी जी ने दी? कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है, मोदी के पास, कि जो करप्शन करे मोदी के पास आ जाए वो साफ हो जाता है, और जो बीजेपी से निकल कर आ जाए अखिलेश के पास तो वो सेक्युलर हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, कल अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे, इलेक्शन की मीटिंग कर रहे थे। किस मुकाम पर कर रहे थे मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव चंदौली में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज के मैदान में शाम के 4 बजे समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो। अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आपका और हमारा इंसाफ करेगा? वो क्या करेगा आपके लिए? बताइए। कल तक आप बोलते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हम किसको वोट दें, मगर आज आपके पास एक ताकतवर मुतबादिल और विकल्प है जिसका नाम पीडीएम है। कल तक आप बोलते थे कि हमारे पास नेता नहीं है, अखिलेश यादव को छोड़कर आपके पास अखिलेश यादव से लाख दर्जे ताकतवर और काबिल और भरोसामंद नेता है, उसका नाम पल्लवी पटेल है, शौकत अली है आपके पास। आप बताइए, जो नाम लेने से कतराता है और क्या कहते हैं, ओवैसी वोट काटने आया, ये कहते हैं ना। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए कि उन्होंने 62 लोकसभा के टिकट दिए हैं। कितने दिए? 62। कितने मुसलमानों को दिए हैं? सिर्फ 4। 62 टिकट दिए और सिर्फ 4 दिए, और बोलते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। आप बताइए फिर ये क्या है? ये इंसाफ है? ये जानते हैं कि इस समुदाय को टिकट दो या मत दो, ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये सिर्फ हमारा साथ देगा। अखिलेश यादव की पार्टी में लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कह दो कि तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तुम्हारा काम नारे लगाना है कि भैया पर जवानी कुर्बान, तुम्हारा काम यह है कि अपनी जान दे देना। मैं तुमसे कह रहा हूं
कि दरी तुम कल तक समाजवादियों के लिए बिछाते थे, आज अपने आने वाली नस्ल के लिए दरी बिछाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने गैरों के लिए, अजनबियों के लिए, दुश्मनों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान किया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी का थोड़ा वक्त पीडीएम को दे दो, हालात बदल जाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जान की कुर्बानी मत दो, हम अपनी जान को पेश कर देंगे, तुम्हारे घर की हिफाजत करते करते हम मर जाएंगे। मगर हम तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि पहली तारीख को आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट दीजिए लिफाफे के निशान पर। और ये अलायंस रहेगा सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव तक नहीं, बल्कि आने वाले जिला परिषद के चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे, ये इंशाअल्लाह ताला पीडीएम रहेगा। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस है। कांग्रेस ने पूरे देश में 328 लोगों को टिकट दिया। कितने मुसलमानों को दिया? सिर्फ 19। सिर्फ 19 मुसलमानों को टिकट देती है कांग्रेस। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और बीजेपी मोदी 441 टिकट देते हैं। कितने मुसलमान को देते हैं? एक को देते हैं। इससे क्या पता चलता है मालूम आपको? मुझे बोलने दीजिए, आप नाराज मत होइए मेरी इस बात पर, मैं जो कहने वाला हूं। अगर आपको तकलीफ होती है, अगर आपको तकलीफ होती है तो समझना कि एक दीवाना अपनी बकवास करके चला गया, मगर ये इसकी जिम्मेदारी आप पर आती है, क्योंकि आपने सिर्फ वोट डालने का काम किया, आपने वोट लेने का काम नहीं किया। जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, अखिलेश यादव आपके घर की चौखट पर आकर सजदा करेगा आपके सामने। जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, राहुल गांधी दौड़कर खड़ा करके बोलेगा, ए भैया सेल्फी ले ले दाढ़ी वाले के साथ। आज कोई नहीं पूछता तुमको, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, तुम्हारे वजूद की कोई अहमियत नहीं है। आपको अपने वजूद की अहमियत को अगर दिखाना है, अपनी वोट की कीमत को बढ़ाना है, तो पीडीएम का साथ दो। ये समाजवादी और कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि पहली तारीख को अगर आप दौलत सिंह पटेल को लिफाफे के निशान पर वोट देंगे, सुनिए, वो कहेंगे कि तुम खड्डे में अपने वोट को डाल रहे हो, तुम अपने वोट को खड्डे में डाल रहे हो। उसका क्या जवाब देंगे आप? उसका क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे हां ये खड्डा जरूर है, मगर जब मट्टी भरेंगे तो खड्डा खत्म होगा, रोड बनेगी उसके ऊपर। ये बोलेंगे हमारे और पल्लवी पटेल के आज यहां से जाने के बाद कल से ये हजरत इबलीस के एजेंट आपके कानों में आकर खुसखुस करेंगे। ये सब जज्बाती तकरीर करती है पल्लवी पटेल ओवैसी। ये नई भाई बहन की जोड़ी बनी है, इनकी भाषण को सुनकर तुम लोग जज्बाती ना हो जाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बोलेंगे, मगर याद रखो, जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपके वजूद की कीमत बढ़ेगी। और मोदी कह रहे हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाऊंगा, यकसा सिविल कोड को लाऊंगा। अगर कल भारत की पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून आएगा, तो क्या यहां पर जो बीजेपी की ताईदी एमपी साहब आए, क्या वो उस कानून की मुखालिफत करेगी, या फिर हमारा दौलत सिंह पटेल उस कानून को फाड़ के रख देगा? क्या अखिलेश यादव का कोई सांसद उस बिल को फाड़ेगा? वो बोलेंगे अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या होता है, यादवों को कुछ असर नहीं पड़ता इससे। और फिर बोलेंगे एम वाई। कब तक चलेगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों? हम आपसे अपील करने आए हैं कि अपने वोट को अमानत समझिए और अमानत का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इनके जुल्म का खात्मा होगा, याद रखिए आप। जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इनके जुल्म का खात्मा होगा। जो लोग घरों को बुलडोजर से तोड़ रहे, इंशाअल्लाह उनका घर भी एक दिन वीरान होगा। जो लोग गरीबों को, गरीब नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे, इंशाअल्लाह ताला करीब में भारत का नौजवान उनको हमेशा के लिए सियासी तौर पर बेरोजगार बना देगा। जो लोग ये समझते हैं मोदी जी कि मैं 80 करोड़ जनता को
80 करोड़ जनता को राशन देता हूं। और मोदी जी अपने भाषण में बोले कि अगर मैं आपको राशन देता हूं, मुझे आप वोट देंगे तो पुण्य पाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, ये आप कहां क्या कह रहे हैं? ये दान दक्षिणा खैरात तो गरीब आपको दे रहा है वोट डालकर, तुमको वोट डालकर ये दान दक्षिणा खैरात तुमको दे रहा है, तुम नहीं दे रहे हो भारत के गरीबों को। भूल गए मोदी के तुम खुद कहते थे कि तुम चाय बेचते थे, मगर तुम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। आप गरीबों के गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहली तारीख के दिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर बेखौफ होकर आप बटन दबाइए और अपनी पार्टी को, अपनी पीडीएम को मजबूत करिए। हम पहली मर्तबा नहीं, मैं दूसरी मर्तबा मिर्जापुर को आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदा रखा, जिंदगी ने वफा की तो बार बार आऊंगा और आपके दरमियान में अपनी इस बातों को रखता रहूंगा। मगर आपका शुक्रिया कि आप यहां पर आए और इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि लिफाफे के निशान पर आप बटन दबाकर पीडीएम को कामयाब करेंगे। बहुत